पैसा वसूल is brought to you by BSE's Investor Protection Fund. नमस्कार, हम हाजिर हैं एक बार फिर पैसा वसूल की एक नई कड़ी के साथ। मैं हूं करुणा। शुरुआत करते हैं व्यय सेगमेंट से, जहां आज हम मुखातिब होंगे पेशे से लैब असिस्टेंट आनंद मल्हारी कोकरे से, जो अकेले ही अपने परिवार का आर्थिक भार संभाल रहे हैं। साथ ही देखेंगे उनकी वित्तीय समस्याओं पर हमारे एक्सपर्ट की राय। लेकिन पहले इस हफ्ते की खास खबरें। गोल्ड इंपोर्ट नॉर्म्स में कुछ छूट देते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चुनिंदा ट्रेडिंग हाउसेस को एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए गोल्ड हासिल करने की अनुमति दे दी। आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन में बताया है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के पास रजिस्टर्ड स्टार ट्रेडिंग हाउसेस, प्रीमियर ट्रेडिंग हाउसेस अब 20/80 स्कीम के तहत सोने का आयात कर सकते हैं। ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने देश भर में फैले अपने 120 से ज्यादा दफ्तरों को निर्देश दिए हैं कि वो 20 दिन में पैसों की निकासी व पेंशन के दावे को निपटाएं। पहले ये समय सीमा 30 दिन की थी। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने दावा किया है कि भारत साल 2017 तक 7% की विकास दर पर नहीं पहुंच सकता है। अपनी रिपोर्ट में मूडीज ने कहा कि भारत चक्रीय उछाल की कतार में है और 2013 से आई मंदी का असर अब खत्म हो चुका है। देश का सार्वजनिक ऋण मार्च 2014 में समाप्त चौथी तिमाही में मामूली घटकर 46.25 लाख करोड़ रुपए रह गया है, जो दिसंबर 2013 में समाप्त तिमाही में 46.29 लाख करोड़ रुपए था। लोक ऋण प्रबंधन पर तिमाही रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह तिमाही दर तिमाही आधार पर सार्वजनिक ऋण में 0.1% की कमी आई है। कम उत्पादन और निर्यात की मांग में बढ़ोतरी की वजह से आलू की कीमत बढ़ गई है। आलू के होलसेल बाजार की कीमत में 28 से 30% की वृद्धि आई है, जिसके और बढ़ने के आसार हैं। जहां वित्त वर्ष 2012-2013 में 1,64,000 टन आलू का निर्यात किया गया, वहीं 2013-2014 में 1,84,000 टन का निर्यात हुआ है। आइए मिलते हैं आनंद और उनके परिवार से हमारी संवाददाता रत्ना नायर के साथ। एक संघर्षपूर्ण बचपन बिताने वाले 48 वर्षीय आनंद एम कोकरे आज एक कॉलेज लैब असिस्टेंट के रूप में एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। महाराष्ट्र के निवासी आनंद ने मलाड की एक चौल में अपना बचपन और जवानी गुजारी। जीवन की चुनौतियों से वे बहुत जल्द ही रूबरू हुए। बहुत छोटा था, मेरी माँ गुजर गई और पिताजी ड्रिंक करके आते थे। दोपहर का स्कूल था तो शाम को निकल के पानीपुरी की गाड़ी में प्लेट धोने के लिए काम करता था। 10वीं कक्षा में असफल रहने के बाद वे छोटे मोटे काम करने लगे। 1994 में उन्होंने लैब अटेंडेंट का काम महज 1800 रुपए में शुरू किया। काम करते करते उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने की ठानी, क्योंकि डिग्री न होने के कारण वे प्रमोशन के हकदार होते हुए भी पिछड़ रहे थे। 10वीं तक मैं स्कूल में नाइट स्कूल में पढ़ते रहे। 12 साल के बाद मैंने 10th का एग्जाम दिया। काम करते करते मैं पढ़ाई किया। उसके बाद नाइट कॉलेज किया, 11-12 कॉमर्स किया। उसके बाद मैंने करस्पॉन्डेंस BA किया। वही घर चलाने में उनकी अशिक्षित पत्नी उनका हाथ बटा रही थी। जब आदमी को कुछ काम नहीं रहता है तभी आदमी कुछ भी काम करने को तैयार हो जाता है। जैसे कि प्लास्टिक की थैली रहती है, वो भी थैली में बेचता था। आज वे एक ग्रेजुएट हैं और उन्होंने 1800 से 25,000 रुपए के मासिक वेतन तक का सफर तय किया है। 18,000 की नेट इनकम में से 15,000 उनके घर के खर्चों में निकल जाते हैं और बचत लगभग न के बराबर है। उनका कोई बचत खाता और जीवन बीमा पॉलिसी नहीं है। उनका एक मेडिक्लेम है जिसका वार्षिक प्रीमियम 5,000 रुपए है। जो बच्चे साइंस में जाते हैं तो उनको लैब कोट लगता है, तो हर कॉलेज शॉप्स है उनको मैं डिलीवरी करता हूँ, तो 50-60 हज़ार वो अलग से आ जाता है। आनंद की बेटी की शादी हो चुकी है और बेटे ने 12वीं का बोर्ड एग्जाम दिया है। उनका बेटा अभिनय में रुचि रखता है और पढ़ाई के बाद इसे एक पेशे के रूप में अपनाना चाहता है। अपने पिता के विपरीत आनंद अपने बेटे के इस सपने को पूरा करने में उसके सहयोगी बनना चाहते हैं। ग्रेजुएशन होने के बाद मैं जरा कुछ तो करूँगा जॉब भी, फैमिली को पूरी प्रॉब्लम होने नहीं दूंगा मैं। सरकारी कॉलेज के कर्मचारी की हैसियत से आनंद को पेंशन, पीएफ, ग्रेच्युटी जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
सतारा में आनंद के पिता की जमीन है, पर उस पर उनके रिश्तेदारों के साथ मतभेद चल रहा है। आनंद विरार में अपने घर में रहते हैं जो उन्होंने लोन पर लिया है और उसकी EMI 4,000 रुपए है। होम लोन के अतिरिक्त आनंद ने 1.5 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसकी EMI 1,600 रुपए है। बेटी की पढ़ाई के लिए भी उनके पास केवल लोन का ही विकल्प है। लोन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी 10 साल बाकी है, अभी तक प्लानिंग नहीं की है, क्या करेंगे, कुछ बचता नहीं है। लोन के इस चक्रव्यूह से मुक्ति पाना आनंद के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। आपने देखी कोकरे परिवार की आर्थिक स्थिति। अब आइए लेते हैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट से इनकी समस्याओं पर राय। सबसे पहली चीज बात करते हैं कंटिजेंसी। ये एक इमरजेंसी टाइप का फंड होता है, एक अच्छा सजेशन होता है अगर ऐसा फंड हो। आपके पास अभी इस फंड का कोई प्रोविजन नहीं है, पर मैं सजेस्ट ये करूंगा कि अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड भी रख लें 25-50 हजार तक, एकदम इमरजेंसी में ही यूज करना, अदरवाइज कभी इसको यूज मत करना। एक 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए और किसी भी प्रकार की पॉलिसी ना लीजिए। इसका प्रीमियम करीब 12 से 15 हजार रुपए आएगा पूरे साल का। जिस प्रकार का मेडिक्लेम आपने किया है, ये मेडिक्लेम ठीक नहीं है। बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स है जो आपको नहीं मिलेंगे। तो सजेशन ये है कि उतने ही प्रीमियम में 5,000 या 10,000 के आसपास का प्रीमियम लीजिए और कोशिश कीजिए कम से कम एक 5 लाख का फ्लोटर हो आपकी फैमिली के लिए। रिटायरमेंट में आपको कम से कम अगर 3-4 हजार रुपए अगर आप जोड़ पाए तो अगले जो भी आपके पास 10-12 साल की सर्विस है उसमें अगर आप इक्विटी के जरिए इक्विटी SIP कीजिए तो वहां पे आपको 15-16 लाख का एक रकम आपकी जमा हो जाएगी। और बाकी बची एजुकेशन वाली बात, तो आपके जो बच्चों के लिए एजुकेशन अभी जो बाकी है उसके लिए एजुकेशन लोन्स आपको मिल जाएगा। उसके लिए किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है और बच्चा जब आपका एजुकेशन पढ़ के जॉब करने लगेगा तब वहां से वो अपनी इंस्टॉलमेंट खुद दे सकता है। अगर आप भी हमारे व्यय सेगमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं या अपनी आर्थिक समस्याओं पर हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेना चाहते हैं तो हमें ज़रूर ईमेल करें। हमारा ईमेल ID है paisawasool3@gmail.com। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद पेश करेंगे पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पर एक रिपोर्ट। देखते रहिए पैसा वसूल। BSc SME. Turn your small company into a big one. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Get listed on the BSc SME platform and turn your small company into a big one. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पैसा वसूल। लोग जीवन बीमा और हेल्थ इंश्योरेंस की अहमियत को तो समझने लगे हैं, पर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस के महत्व से अभी भी कई लोग अवगत नहीं हैं। कुछ पैसे बचाने के चक्कर में वे अपना लाखों का नुकसान कर बैठते हैं। रत्ना नायर के साथ देखते हैं पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पर एक रिपोर्ट। टर्म इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस की तरह ही पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस लेना भी बेहद महत्वपूर्ण है। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस की श्रेणी में आता है और इसके तहत इंश्योर्ड व्यक्ति या उसके परिवार के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में एक फिक्स्ड रकम क्षतिपूर्ति के तौर पर मिलती है, वो भी कम से कम प्रीमियम में। 1 लाख के कवर पर 100 रुपए से प्रीमियम उपलब्ध है और ये ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपए तक जा सकता है। कभी एक्सीडेंट से आपको परमानेंट डिसेबलमेंट या टेम्पररी डिसेबलमेंट हो जाए या एक्सीडेंट की वजह से आपको हॉस्पिटलाइजेशन से जो लॉसेस होते हैं, इस तरह के कवर को बचा सकते हैं और फाइनेंशियली सिक्योर कर सकते हैं। मिनिमम 10 to 12 टाइम्स ऑफ द एनुअल इनकम आपको कवर लेना चाहिए। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में थोड़ा ज्यादा प्रीमियम भरने पर आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स उपलब्ध हो सकते हैं, जैसे कि दुर्घटना होने पर अस्पताल के दैनिक चार्जेस का भुगतान, जख्मी होने की स्थिति में इलाज पर होने वाले रकम का भुगतान, दुर्घटना से मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के खर्चे और दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के बच्चों की पढ़ाई का खर्च इत्यादि। जानबूझ करके कोई खुद पे इंजरी करी हो या सुसाइडल अटेम्प्ट किया हो, प्रेगनेंसी के दौरान कोई तरह का डिसेबलमेंट परमानेंट हो गया हो तो वो भी इसमें कवर्ड नहीं है। वॉर लाइक कंडीशंस भी इसमें कवर्ड नहीं है और अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है और इंजरी होती है तो वो भी इसमें कवर्ड नहीं होगा। ज्यादातर पॉलिसीज पूरे विश्व में वैध हैं।
1 साल तक कोई क्लेम न करने पर बेनिफिट्स में हर साल 5% की वृद्धि मिलती है, जो कि अधिकतम 25% तक बढ़ सकती है। तो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस की अहमियत को समझिए और अपने वित्तीय योजना को एक अनचाही दुर्घटना के कारण अस्त व्यस्त होने से बचाइए। कंपनियों के एफडी में निवेश करना एक अच्छा विकल्प बनकर सामने आ रहा है। ऐसे में सही कंपनी के चुनाव के लिए उनकी रेटिंग की कितनी अहमियत है, आइए जानते हैं हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट दीना मेहता से। एक प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट के लिए फॉलो करना ज़रूरी है। सबसे पहली बात है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट लेना, कि हर महीने आपको कोई ना कोई इंटरेस्ट मिलता रहे। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स बहुत सारे मार्केट में मिलते हैं। सबसे सेफ है ऑफ कोर्स बैंक की जो डिपॉजिट है सेफ है, लेकिन बैंक डिपॉजिट जितने ही सेफ है, कई कंपनियों के एफडीज, ये कंपनियां, इनको एक रेटिंग मिलता है कि ये कंपनी कितनी सेफ है, और रेटिंग के हिसाब से रेटिंग होता है AAA, FAAA। तो आप अगर रेटिंग को देखकर फिक्स्ड इनकम की कंपनी डिपॉजिट्स में अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपको बैंक में जो 8 या 9% इंटरेस्ट मिलता है, उसके कंपैरिजन में 12 से 13% इंटरेस्ट आपको फिक्स्ड डिपॉजिट्स में मिल सकता है, कंपनियों की फिक्स्ड डिपॉजिट में। और कई सारी कंपनियों के फिक्स्ड डिपॉजिट शेयर मार्केट पे भी लिस्टेड है। तो आप अगर उनको हम डिबेंचर्स कहते हैं, तो अगर हम डिबेंचर्स लेते हैं फिक्स्ड इनकम के, तो उसमें आपको ये 11-12 से और कहीं 1 से 1.5% ज़्यादा इंटरेस्ट मिल सकता है। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आप जब चाहो उसको बेच भी सकते हो। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट आपके पोर्टफोलियो में होने ज़रूरी है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलेंगे हमारे दूसरे सेगमेंट आय में। देखते रहिए पैसा वसूल। Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पैसा वसूल। भोजन हमारे शरीर व मानसिक विकास के लिए अहम है। स्वास्थ्य और गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए हर्षदा वंजारे ने अपनी टिफिन सेवा शुरू की। गरिमा दास की इस रिपोर्ट में आइए जानते हैं हर्षदा के इस उद्योग और उसके सफर के बारे में। महिलाएं पुरुष के साथ अभी हर क्षेत्र में कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। किसी भी क्षेत्र में पुरुष से वो कम नहीं है। ऐसी ही एक उद्यमी है श्रीमती हर्षदा वंजारे। खाना बनाना और खाना खाने में रुचि रखने वाली हर्षदा ने 5 साल पहले अपने शौक को एक सफल रोजगार में तब्दील किया। उनके इस व्यवसाय में उनकी मां और उनके पति ने काफी मदद की और प्रोत्साहन भी दिया। रोज सुबह 7 बजे से वे टिफिन के काम में लग जाती हैं और बाद में खुद ही इन टिफिन बॉक्सेस की डिलीवरी भी विभिन्न ऑफिसेज में करती हैं। इससे उनको लोगों के पसंद नापसंद के बारे में भी पता चलता है। 5 साल पहले मैंने 5 टिफिन से चालू किया था, जैसे वो बढ़ते गए, तब अभी 5 साल हो रहे। 100 टिफिन में अब तक दे रही हूँ। 5,000 रुपये मैंने चालू किया था। 5,000 से मैंने सामान खरीदा, टिफिन खरीदे। जो ऑफिस वाले है तो वो एक ऐसे होता है ना, एक वुमन है और वो टिफिन लेके आती है और मेरी सप्लाई मेरा है, गाड़ी चलाना मेरा है, टाइम पे पहुंचना सब मेरा है। तो मुझे एक वहाँ से एक ये मिलती है, कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि एक लेडीज होके भी बराबर टाइम पे हमारे टिफिन पहुंच जाते। हर्षदा का कहना है कि खाना बनाना तो आसान है, लेकिन लोगों को अच्छा खाना दे के संतुष्ट करना सबसे बड़ी चुनौती है। वो खाना हिसाब से बनाती हैं, इसलिए इस व्यवसाय में बहुत कम नुकसान होता है। घर के लिए हम लोग जो बनाते हैं सादा, एकदम से सादा, जिसमें गरम मसाला नहीं यूज होता है, कोई आर्टिफिशियल कलर, ये सब हम लोग बिल्कुल यूज नहीं करते, वेस्टेज नहीं करते हम लोग। अगर कम पड़ रही सब्जी तो हम लोग और बना लेते,
पहले ही ज़्यादा करके नहीं बनाते हम लोग, थोड़ा थोड़ा करके ही बनाते। जैसे एक सब्जी है ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है तो ठीक नहीं बनती है, तो उस जगह पे 2 सब्जी बनाती हूँ थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, तो फिर मेरा बराबर मतलब बराबर चलता है कि एक बस सब्जी खत्म हो गई तो फिर दूसरी हो जाती है। उनके इस व्यवसाय में उनकी मां सहित 5 लोग उनके काम में हाथ बटाते हैं। महीने में वो 15 से 20 हजार रुपए का मुनाफा कमा लेती हैं। इससे वो अपने पति की वित्तीय रूप से सहायता भी कर पाती हैं। भविष्य में हर्षदा इस बिजनेस को और भी आगे बढ़ाना चाहती हैं। दोनों मिलके ही करते, जैसे रेंट वो देते हैं तो फिर लाइट इलेक्ट्रिसिटी का आता है, फिर ऐसा अभी दोनों रूम मेरे रेंट के, तो फिर उसका रेंट इसका रेंट दोनों होते हैं, फिर गाड़ी का ट्रैवलिंग का मेरा पेट्रोल का खर्चा वो सब वही होता है, मतलब दोनों आधे आधे करते हैं हम लोग। एक कंपनी है जहाँ से मुझे उन्होंने खुद से पूछा है कि आप ब्रेकफास्ट या फिर नाश्ता, उन्होंने बोला है कि मुझे हम लोग को चाहिए तो आप दे सकते हो क्या, तो मैंने सैंपल के लिए उनके पास दे दिया है, तो अभी ये चालू हो रहा है कि करूँगी मैं अभी चालू। अपनी बेटी रिया के नाम से हर्षदा ने ये टिफिन सेवा शुरू की थी। इस व्यवसाय में उनको काफी समय देना पड़ता है। इन सब के बावजूद वे अपने परिवार को समय दे पाती हैं। लोगों से मिले प्रोत्साहन से इस उद्योग को चलाने में उनके उत्साह को और बढ़ावा मिलता है। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए पैसा वसूल। The new mobile app from BSC. Now take BSC wherever you go. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. वेलकम बैक। अक्सर लोग सीधे तौर पर शेयर बाजार में निवेश करने से कतराते हैं क्योंकि उन्हें शेयर ट्रेडिंग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। शेयर बाजार से जुड़ने का एक दूसरा तरीका है म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करना। लेकिन म्यूचुअल फंड का चुनाव करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजीत कुमार। इसमें कोई दो राय नहीं कि म्यूचुअल फंड निवेश का सबसे अच्छा जरिया है, लेकिन अपने लिए सही म्यूचुअल फंड का चुनाव करना बहुत ही मुश्किल है। जानकारों के अनुसार किसी भी म्यूचुअल फंड का चुनाव करने में सबसे महत्वपूर्ण काम अपना लक्ष्य निर्धारित करना होता है। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे कि आपको कितने समय के लिए निवेश करना है, आपकी जोखिम सहने की क्षमता कैसी है और किस पर्पज के लिए आप निवेश करना चाह रहे हैं। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं, 8-10 साल या उससे भी ज़्यादा वक्त के लिए निवेश करना चाहते हैं और थोड़ा जोखिम सह सकते हैं, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड आपके लिए सही विकल्प है। अगर आप छोटी अवधि के निवेशक हैं तो आपको डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। अगर आप थोड़ा मध्यम अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं और थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो बैलेंस म्यूचुअल फंड, जहां पर आपका पैसा इक्विटी और डेट दोनों ही विकल्प में लगता है, ऐसे म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छे रहेंगे। लक्ष्य निर्धारित होने के बाद अब बारी आती है आपके रिस्क यानी जोखिम उठाने की क्षमता का आकलन करने की। इसका मतलब ये है कि क्या आप अपने पोर्टफोलियो में भारी उतार चढ़ाव